Hello friends, welcome to my channel Always a Learner. Let's to be continue with the cell biology chapter पार्ट 3। जो हमारा आज का कंटेंट होगा वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल होगा। जिसने भी प्रोकैरियोटिक सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं देखा हो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, दैट इज़ पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू। व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल? यू मीन्स ट्रू or good, carrion means nucleus. So here nucleus will be found of which type? True. That is, in prokaryotic we found primitive types of, but in eukaryotic it will be mature and developed. The RNA, DNA, nucleoplasm all remain separated from cytoplasm by two porous lipoproteinous nuclear membrane. तो इसका क्या मतलब है? Let's understand this. मान लो ये सेल है, ये पूरी सेल की वॉल है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, ये न्यूक्लियस है, ये गोल्गी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मान लीजिए तो इनकी क्या है, न्यूक्लियस की अपनी लेयर है, गोल्गी की अपनी लेयर है, जो इनकी अपनी मेम्ब्रेन है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपनी डबल मेम्ब्रेन बाउंड लेयर है। तो इनका जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनका जो कांटेक्ट है वो परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा एक दूसरे से, और इनका जो साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट होगा वो भी एक पोरस और सब्सटेंस के थ्रू होगा, डायरेक्टली डेंस नहीं होंगे साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑकर इन प्लांट फ्रॉम अल्गी टू एंजियोस्पर्म एंड इन एनिमल फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमेलिया. It shows different shapes and size, varies from 1 mm to 175 mm. Largest cell will be of ostrich. Ostrich का सेल जो है सबसे लार्ज होता है, that is of 175 mm. Longest cell is nerve cell, that is 3 to 3.5 feet, and smallest is Ostriococcus dorei, which is of 0.8 mm. Next, we will study about typical eukaryotic cell consist of following point. यूकैरियोटिक सेल किस किस चीज़ से बना है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे मेन 3 पॉइंट है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे समझने की चीज़ है कि ये सेल वॉल के बारे में ही पढ़ेंगे, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारे हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस एक अलग ही है उसके बारे में। तो ये 3 टिपिकल जो उसके फिगर हैं ये किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ऑल द लेबल मेंशन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन जो कि बाहर की बाउंड्री है, और इसके बाहर सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट सेल में। नाउ जो न्यूक्लियस है वो इसमें बहुत ही वेल डेवलप्ड है। सी यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा हुआ है न्यूक्लियस। ये जो है ये गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सिस्टर नहीं दिख रही है आपको। साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड स्ट्रक्चर इज साइटोप्लाज्म, ये लाइसोसोम है, ये वैक्यूल है जो खाली बैग जैसा दिख रहा है। सो ये जो भी स्ट्रक्चर मेंशन है इसमें हम वो सारे 1 by 1 पढ़ेंगे। Let's start with first cell wall and plasma membrane. In plant, plasma membrane is protected by thick rigid wall of cellulose called cell wall. It provides strength and rigidity. तो यहाँ पे पहली बात सिर्फ प्लांट्स की हो रही है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे प्रोटेक्ट है? एक रिजिड वॉल है जो कि सेलुलोज से बनी है, और जिसको हम सेल वॉल नाम दे रहे हैं, जो कि पूरे प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी। किसी भी हार्श एनवायरनमेंट में उसको वो खड़े रहने की ताकत दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, और रिजिडिटी की अगर आंधी तूफान भी आ जाए तो वो हिल तो सकता है पर टूटेगा नहीं। सो ये जो रिजिडिटी है वो कौन दे रहा है? सेल वॉल। इन प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय सेल वॉल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल। नाउ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट्स में क्यों है और एनिमल्स में क्यों नहीं है? एनिमल्स हमारे में बहुत सारे सेल हैं, और हर सेल हमारी पूरी बॉडी से कवर है, बाहर स्किन है जो प्रोटेक्ट का काम कर रही है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं वो सेल वॉल ही कर रही है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटर हार्श एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड।
तो जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड। सो ये जो लाइनें हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज़ 3 लेयर कवर्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स एक्सटर्नल कवरिंग। तो ये किसके लिए बोला गया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बोला गया है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 3 लेयर्ड कवर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन, बीच की जो लेयर है वो लिपिड, नाउ अगेन प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन लिपिड, इसीलिए इस लेयर का नाम है लिपिड फोस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसी पूरे सेल वॉल के मेम्ब्रेन को क्या नाम है, और दूसरा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ लिविंग अल्ट्रा थिन एंड पोरस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ ये क्या बोला गया है कि ये लिविंग है, दैट इज ऑफ कोर्स इट विल बी लिविंग बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अल्ट्रा थिन, बहुत पतली होती है, और पोरस, पोरस मीन्स कोई भी चीज़ जिसमें से कुछ चीज़ें सेव हो सकती है, छन सकती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हेयर द मेंशन नेम इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब कैसे सेमी परमिएबल है, आगे पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये पूरे सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। इट डिलिमिट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटीरियर, चेक्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, हेंस रिफर्ड एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल इसीलिए बोला है क्योंकि ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो कुछ जिनको ये बाहर देने एग्जिट करा देगी, और कुछ को एंट्री, जिसकी ज़रूरत है उनको एंट्री, और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको एग्जिट कर देगी। इसीलिए इसको सेमी परमिएबल बोला है। ऐसा नहीं कि कोई भी सेल वॉल के बाहर आके प्रेजेंट है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसको ये अंदर आने देगी, नहीं, जिसकी ज़रूरत उसे है उसी को वो अपनी एंट्री देगी। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द नेसेसरी मटेरियल टू एंड फ्रॉम। तो यही है, इसका आगे का मतलब भी यही था सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का भी, कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को वो एंट्री और एग्जिट करेगी। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम। ये सारे स्ट्रक्चर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे विद डायग्राम। लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया। तो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria is first observed by Kolliker in 1880. It is known as powerhouse of because it produce energy required by cell. तो क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इसीलिए इसको पावर हाउस बोला है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर इन सेल हुज एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर। तो उनमें ये प्रेजेंट ज़्यादा होंगे जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जिसकी बॉडी, जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट को ज़्यादा वर्कलोड उठाना पड़ेगा, ज़्यादा हैवी बॉडी है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे क्योंकि उसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। वहीं अगर कैट है, डॉग है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, एज उसकी बॉडी भी छोटी है और उसी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी छोटी होगी, उसको ज़्यादा खाना नहीं चाहिए जितना हाथी को चाहिए। तो वैसे ही उसके अंदर जो एज़ कम्पेयर टू एलिफेंट माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो कम होंगे। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ये डबल है, ये आउटर लेयर है और अंदर वाले जो ये ऑरेंजेस दिख रही है वो इनर है। आउटर जो है स्मूथ एंड फ्लैट है, जो कि अंदर है इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इन कैविटी इन फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। तो जो अंदर के लेयर्स हैं ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, इसको बोल रहा है क्रिस्टे। जो क्रिस्टे है इट इज़ द रीजन वेयर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। What is plastid? Plastids are present in plant cell. So फर्स्ट लाइन में हमें ये क्लियर हो गया कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट है। इट अपीयर डिफरेंट कलर बिकॉज ऑफ वेरियस पिगमेंट। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिड है और ये प्लांट में ही प्रेजेंट है तो इसका सिर्फ कलर ग्रीन ही होगा, कुछ कलर वेराई कर सकते हैं। इसीलिए डिफरेंट जो पिगमेंट उनमें प्रेजेंट हो गए उसी के बेसिस पे उनका जो कलर है, प्लांट का कलर भी थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि इसमें 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसका जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट में, जहाँ पे प्लास्टिड खुद एक टॉपिक होगा
तब पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। द स्पेस सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा। तो जो ये ग्रे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पार्ट है, जैसे उसमें साइटोप्लाज्म था वैसे ये जो पार्ट है ये स्ट्रोमा है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिस्टम इज इन स्ट्रोमा इज कॉल्ड थैलाकॉइड। जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, स्टैक्स जैसे लगे हुए हैं, ये क्या है, थैलाकॉइड्स हैं। थैलाकॉइड क्या होता है? प्लेट लाइक थैलाकॉय आर अरेंज लाइक अ स्टैक्स ऑफ कॉइन। बिल्कुल कॉइन जैसे दिख रहे हैं और एक के ऊपर इस तरह अरेंज है जैसे हमने उसको हाथ से जमा दिया हो। तो इसको क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ग्रेना, एंड बहुत सारे होते हैं तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेनम। तो बहुत सारे ग्रेनम जब मिलते हैं तो स्टैक्स बनाते हैं जिसको हम थैलाकॉइड बोलेंगे। और जो ग्रेना है वो एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो गए, जब वही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं इंटरग्रेनम। ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से ये जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इट इज़ इंटरग्रेनम। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बहुत सारे ट्यूब्यूल्स ही हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, किसका? ईआर का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर बोलेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। डबल किस में था? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्टकट होगा RER, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला है? सी, ये जो पार्ट है इसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हैं, और ये इसीलिए रफ है क्योंकि ये खुरदुरा बन जाएगा जब इसके ऊपर कोई चीज़ प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर जो चीज़ प्रेजेंट है उसको राइबोसोम बोल रहे हैं, और इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम का यहाँ पे काम क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ से वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER लैक राइबोसोम। तो ये जो सरफेस है इस साइड हमारा एकदम साफ सुथरा सरफेस, ये है स्मूथ रेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट सिंथेसाइज फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कोई भी फैट और जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होगा उनका सिंथेसिस होगा, यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होंगे। ये जो रीजन है ये न्यूक्लियस का है। यहाँ पे न्यूक्लियस इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो ये क्या काम कर रहा है? से यहाँ पे सिंथेसिस कर रहा है, यहाँ पे फैट और लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। तो सिंथेसिस करके अपने पास रखेगा नहीं, ये ट्रांसपोर्ट करेगा जहाँ पे उसकी नीड है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडीज़। तो यही है जो गोल्गी बॉडीज़ का भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस, विच इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 से प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस ऑफ सेल इन फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड ट्यूब्यूल्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के पास। क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास इसीलिए प्रेजेंट है, सी ये न्यूक्लियस था, ये ER है, और ER ही क्या फॉर्म कर रहा है? गोल्गी एपरेटस। तो यहाँ से अगर ये रिलीज़ भी करेगा तो गोल्गी जो है यहीं कहीं न्यूक्लियस के पास ही जनरेट होगी या वहीं पे रहेगी, ज़्यादा दूर नहीं होगी, न्यूक्लियस के आसपास ही पूरे सेल में पाई जाएगी किसी भी फोटोज़ में। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वेसिकल, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। तो ये 2 स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाए हैं, बट क्रिस्टर्नी क्या है? ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्रिस्टर्नी बोलते हैं। और जो वेसिकल्स है वो है कि ये ट्यूब्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, ये है वेसिकल्स। नेक्स्ट है प्लेज मेजर रोल इन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन एंड पैक्टिन इन सेल। तो मेजर काम क्या है गोल्गी का? शुगर को सिक्रेशन करना, प्रोटीन का और पैक्टिन का सिक्रेशन करना। यहाँ से जो भी अपना सीक्रेट का काम है वो शुरू करेगा गोल्गी, और जब उसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ से ट्रांस फेज से क्या रिलीज़ करेगा। सी यहाँ से शिप कर रहा है,
तो यहाँ से वो ले रहा है अपना काम यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये बाहर शिप कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली एन आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही। क्यों? हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स। तो वहीं इसके पार्टिकल्स फाउंड होंगे। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय क्लॉड ने ये डिस्कवर तो किया था, बट इसका जो नाम है वो पैलेट ने दिया था। नेक्स्ट है मेडअप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। सी ये जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम्स का ही है, और इसी तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। चेन आएगी, वो एक दूसरे को साइट करेगी, वहाँ पे साइट पे जब उनका कोडिंग बैठेगा उसी हिसाब से इसकी mRNA की चेन, तो ये क्या करेगा? प्रोटीन को mRNA में ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट, इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर ऑफ 80 टाइप एंड वाइल प्रोकैरियोटिक सेल हैव 70 टाइप। तो 80 टाइप और 70 टाइप क्या है? राइबोसोम में 2 टाइप होते हैं। सी ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये बड़ा, इसको बोलेंगे लार्ज यूनिट, और छोटा वाला है उसको स्मॉल यूनिट। तो जो यूकैरियोटिक है वो 80S टाइप का है। तो इसमें जो 80 कैसे होगा? ये जो होगा ये 50S का होगा और ये 30S का होगा, और यही दोनों मिलके 80S बनाते हैं। दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, विच इज़ ट्रांसफ़र इनटू mRNA। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक ऑर्गेनल। तो ये बहुत ही एक सिंगल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच ब्रेक डाउन शुगर, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इनटू सिमिलर फॉर्म। तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उनको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में बनाने में मदद करेगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डेड सेल ऑर्गन एंड सेल। तो उनका भी ब्रेक डाउन करेगा। जो डेड सेल है, जो अभी सेल के किसी काम के नहीं है, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? लाइसोसोम में। एंजाइम प्रेजेंट इन इट डाइजेस्ट द एंटायर सेल वंस द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम रप्चर, हैंस कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो वंस, मान लो अगर ऐसा होता है कि जो एंटायर इसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई है, यहाँ से रप्चर हो गई है, बाहर से अब पूरा इसका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा? खुद को ही ख़त्म कर देगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोला है। इसके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइसोसोम के लिए क्वेश्चन ये पर्टिकुलरली आता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। और सिमिलरली जो सुसाइडल बैग की जो प्रोसेस है कि ये खुद को ही ख़त्म कर देता है, इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज डिस्कवर्ड बाय वान बेनेडन, मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल नियर द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ स्टार शेप स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा सेल का, इसके एकदम कॉर्नर्स में प्रेजेंट होगा ये जो छोटे स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया। ये है हमारे सेंट्रोसोम्स, ये ठीक है। नाउ ईच सेंट्रोसोम मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वो कैसे फॉर्म होंगे? ऐसे और ऐसे, एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे। तो ये हमारे एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होंगे। और ये क्या मदद करते हैं? इनका प्रेजेंट होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो इनका जो काम है वो है स्पिंडल फाइबर को प्रोड्यूस करना एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में इसका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से बाइंड करके अपनी तरफ, दोनों सेंट्रियोल्स की तरफ खींचने की में मदद करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है वो सेल डिवीज़न के ही अलग वीडियो में आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है। इट फॉर्म्स द टेल दैट इज़ फ्लैजेलम ऑफ स्पर्म। तो जब स्पर्म स्विम करता है तो उसको फ्लैजेलम जो टेल है वो मदद करती है। तो उसी टेल का जो फॉर्मेशन है वो इस सेंट्रोसोम के थ्रू ही होता है। इट फॉर्म बेसल बॉडीज ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब एनिमल सेल में तो इसका काम स्पर्म्स का फ्लैजेलम बनाने में है, वहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनका काम है फ्लैजेला और सीलिया काम करते हैं। जो यहाँ पे काम सेंट्रोसोम करवा रहा है वही काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थ्रू फ्लैजेला और सीलिया के होता है।
नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। इट इज़ स्मॉल और बिग बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो ये भी हमारा साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है। इट इज़ एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये जो इसकी बॉर्डर जो है मेम्ब्रेन है उसको हम बोल रहे हैं टोनोप्लास्ट। वाटर, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द सेल सैप। तो सेल सैप किसको बोला है? ये सारे जो प्रेजेंट होते हैं उसी को सेल सैप बोला है। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा पूरे सेल का वो इस वैक्यूल के अंदर आके इकट्ठा होगा। जो फ्लूइड प्रेजेंट इन वैक्यूल है इज कॉल्ड सेल सैप। तो जो ये पर्पल कलर का आपको पार्ट दिख रहा है जो इसको फ्लूइड बोल रहे हैं इसी को सेल सैप बोला है। इन प्लांट वैक्यूल इज क्वाइट लार्ज। जो सेल का पार्ट होगा, मान लो एक सेल है, ये सेल है, उसका आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है प्लांट सेल में वो वैक्यूल ले लेगा। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज होगा, जबकि बाकी जो हैं वो बहुत ही छोटे होंगे ऑर्गेनल्स। वहीं अगर एनिमल्स में देखा जाए तो कहीं कहीं एब्सेंट होगा, कहीं कहीं एब्सेंट होगा और कहीं कहीं में एक ही साइड में बहुत छोटा सा होगा, बाकी सारे ऑर्गेनल्स बड़े होंगे। न्यूक्लियस, तो ये हमारा थर्ड टिपिकल टाइप है जो यूकैरियोटिक का पार्ट है, विच इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनल ऑफ सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक तरह से कह सकते हैं सेल का जो ब्रेन का काम है हमारे बॉडी में करता है, वही सेल में जो ब्रेन का काम है वो न्यूक्लियस करता है। आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड मैच्योर सिव सेल ऑफ प्लांट लैक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हर सेल में होता ही है, किस में नहीं होता है वो है आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ह्यूमन बीइंग में जो आरबीसी है उसमें ये एब्सेंट होगा, और मैच्योर सिव सेल में ये दो सेल हैं जिनमें ये एब्सेंट होगा। इन एनिमल न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस है वो एनिमल सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होगा, बहुत सारी जगह लेके रहेगा, उसके आस पास फिर एंडोप्लाज्मिक और गोल्गी वगैरह पार्ट्स होंगे। वहीं इन प्लांट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द पेरीफेरी। तो जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? एकदम किसी कॉर्नर में, पेरीफेरी या कॉर्नर के साइड रहेगा, क्योंकि जो वैक्यूल है वो बहुत सारी जगह ले लेगा। लास्ट स्लाइड में ही हमने पढ़ा जो वैक्यूल है वो क्वाइट लार्ज होता है, किसमें? प्लांट्स में। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल और डबल, इनर एंड आउटर लेयर इसकी होती है। इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ presence of minute pore in nuclear membrane which where exchange of substance between cytoplasm and nucleoplasm। तो एक बहुत ही छोटे से माइन्यूट से पोर्स होते हैं इसकी बाउंड्री पे, जो क्या काम करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा और वहीं पे साइटोप्लाज्म में जो बाकी ऑर्गेनल होंगे, जैसे ये ईआर हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, उनसे जो कनेक्शन बनाने का काम करेगा वो ये करेंगे, यहाँ पे जो माइन्यूट से पोर्स प्रेजेंट होंगे वो। नेक्स्ट है वन और मोर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। बहुत छोटे से और स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होंगे वो होंगे न्यूक्लियस। ये जो है वो है न्यूक्लियस। छोटा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, वापस जो छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा वो न्यूक्लियस होगा। नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटीन। तो ये जो हमारा पर्पल सा पार्ट है ये न्यूक्लियोप्लाज्म का है, और अंदर जो ये डार्क पर्पल है वो है न्यूक्लियस। तो इसके बीच में जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट है इसी को हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। वाइल सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कॉइल्ड हो जाएंगे और अपियर होंगे थिकन एज क्रोमोसोम। तो ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं एकदम पतले पतले धागे जैसे, उन वो कैसे हो जाएंगे? जब सेल का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं वो क्रोमोसोम बना लेंगे आपस में और बहुत ही डेंस दिखने लग जाएंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न।